नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और दिन है शुक्रवार और हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी मिशेल बाचेलेट, ऑप्शन सी शिवशंकर मेनन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मिशेल बाचेलेट। आइए जानते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में और मिशेल बाचेलेट के बारे में। इंदिरा गांधी पुरस्कार की जो स्थापना है 1986 में 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित हुआ है ना, गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए और इसमें 3 श्रेणियों में ये दिया जाता है ये पुरस्कार। पहला है शांति, दूसरा है निशस्त्रीकरण, तीसरा है विकास। इन 3 श्रेणियों पर जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब मिशेल बाचेलेट को क्यों दिया गया? क्योंकि ये मानवाधिकार की वकालत करती हैं, लैंगिक सुधार के बारे में कहती हैं। इन्होंने हालिया जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आलोचना की, FRCA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की आलोचना की है ना। तो इसीलिए इनको जो है मिशेल बाचेलेट को जो ये पुरस्कार है दिया गया है। इसके अलावा इनके बारे में जाने तो मिशेल बाचेलेट जो है चिली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, चिली की, और वो UN में मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं, हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं। कहाँ? UN में, UN ह्यूमन राइट कमीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्य साईं बाबा की 99वीं जयंती पर उनके सम्मान में कितने मूल्य के नए सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं? ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 140 रुपये, ऑप्शन सी 150 रुपये, ऑप्शन डी 200 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 रुपये के जो है स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी किए हैं। आइए जान लेते हैं सत्य साईं बाबा के बारे में। इनका जन्म जो है 23 नवंबर 1926 को हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें जो है शिरडी के साईं बाबा का पुनर्जन्म माना जाता है। अभी भी शिरडी के साईं बाबा का पुनर्जन्म माना जाता है। अब इनके द्वारा उल्लेखनीय काम कहें या फिर इनके द्वारा स्थापित संस्था है श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट है 140 से अधिक देशों पर है ना, अभी भी वर्तमान में है। इनका निधन 24 अप्रैल 2011 को हो गया था और इन्होंने एक नारा दिया है। इनका एक कथन है, ये भी पूछा जा सकता है चूंकि इनका निधन हुआ है और 99वें नंबर की इनकी जयंती है, तो इनका एक नारा है। नारा कहना स्लोगन जो भी कहें आप, लव ऑल सर्व ऑल। लव ऑल सर्व ऑल का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो श्री सत्य साईं बाबा के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब डाक टिकट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डाक टिकट यदि किसी व्यक्ति के नाम से जारी करना होता है तो सबसे पहले प्रस्ताव में उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है।
जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि उसका क्या महत्व है ना, और पहले उसके नाम पर कोई टिकट जारी की गई है या नहीं की गई है। अब इसके बाद जो है डाक विभाग की एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी जिसको कहते हैं। ये कमेटी निर्णय लेती है कि हाँ टिकट जारी किया जाएगा या नहीं, और अंततः संचार मंत्रालय द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया जाता है। और वर्तमान संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, सिंधिया, है ना। और टिकट भी देखें तो दो प्रकार के टिकट होते हैं, एक राजस्व टिकट और दूसरा डाक टिकट। राजस्व टिकट का जो है सरकारी काम में उपयोग होता है, और डाक टिकट का जो उपयोग है डाक मूल्य चुकाने के लिए होता है। दोनों का निर्माण जो है डाक विभाग करती है, लेकिन किसके तहत करती है? केंद्र सरकार के अधीन रहकर करती है। अब स्मारक सिक्का क्या होता है? स्मारक सिक्का एक मतलब सिंबॉलिक सिक्का होता है। अब 100 रुपये का ऐसा कोई सिक्का तो आएगा नहीं, जैसे एक स्मारक सिक्का जारी किया गया, इसके लिए जो है प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है। स्मारक सिक्का जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव जो है भेजा जाता है। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय ही जारी करती है, बाकी सब आरबीआई करती है, लेकिन 1 रुपये का सिक्का जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी डेरिल मिचेल, या ऑप्शन डी तेम्बा बुमा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी डेरिल मिचेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं। अब और भी फॉर्मेट में आज जान लेते हैं। आईसीसी टेस्ट में जो है तेम्बा बुमा टेस्ट में टॉप रैंक कर रहे हैं। तेम्बा बुमा जो ये कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका से हैं। आईसीसी टी20 के लिए जो है आईसीसी टी20 में शीर्ष बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जो कि भारत से हैं। अब आईसीसी के बारे में जान लेते थे। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके चेयरमैन हैं जय शाह। हेडक्वार्टर दुबई, चेयरमैन जय शाह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। अब बीसीसीआई ये तो इंटरनेशनल हो गई। अब अपने इंडिजिनस कहना चाहिए, भारत का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके चेयरमैन हैं मिथुन मनहास। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि एक्सट्राडिशन एक्ट संधि 1997 के तहत भारत लाए गए अनमोल बिश्नोई को किस जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है? ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी ईडी, ऑप्शन सी आईबी, या ऑप्शन डी एनआईए। सही जवाब होगा इसका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यही एजेंसी जो है अभी लाल किले वाले घटना का विस्फोट घटना का जांच कर रही है। आइए जानते हैं प्रत्यर्पण संधि के बारे में। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि जो है एक्स्ट्राडिशन टीटी 1997 में हुई थी, है ना। और इसकी खास बातों को जान लेते हैं। गंभीर अपराधों के लिए भगोड़ों को दोनों देशों के बीच स्थानांतरित करने हेतु कानूनी ढांचा जो है यह संधि प्रदान करती है, कानूनी ढांचा। ठीक है, भगोड़ों को क्या है?
एक्सचेंज करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। इस कानून के तहत दोनों देश में जो है कि आपस में एक ट्रीटी कर लिया गया है कि हमारे यहाँ से यदि कोई अपराधी भगोड़ा है, वो आपके यहाँ चला गया है, अमेरिका यहाँ चला गया है, तो आप उसे हमें वापस कीजिए। यदि यदि कोई अपराधी आपके यहाँ अपराध किया है और वो हमारे यहाँ गया है, तो हम उसको आपको वापस करेंगे, है ना। अब इसमें एक विशेष टर्म ये जान लेते हैं कि राजनीतिक अपराधों के लिए जो है ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी काम नहीं करेगी, है ना। अब राजनीतिक कोई भी कहना चाहिए कि अपराध कर लिया, राजनीतिक रूप से कोई भी वो हो गया है, तो उसके लिए जो है अब भारत में कोई किया तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ अब हमको वापस करो। तो राजनीतिक रूप से अपराधी के लिए ये प्रत्यर्पण संधि काम नहीं करता है। और मृत्युदंड में इसमें विशेष प्रावधान है। मृत्युदंड के लिए अब किसी अपराध के लिए यदि मृत्युदंड का प्रावधान है तो प्रत्यर्पण से सामने वाला देश इनकार कर सकता है। कब तक? जब तक कि वह अनुरोध करता देश यह आश्वासन न दे कि वह मृत्युदंड नहीं देगा, है ना। अब भाई भारत वो यूएसए में सेफ है, वो अमेरिका में सेफ है, और भारत में आकर उसको फांसी लग जाएगा तो ये तो मानवाधिकार का हनन हो गया एक प्रकार से, है ना। और मानवाधिकार जो है इसमें इस संधि के तहत मानवाधिकार भी समकक्ष होकर काम करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे मृत्युदंड नहीं है तो भारत में भी उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, और ये भारत को विश्वास दिलाना पड़ेगा तब जाके जो है वो अपराधी मिलेगा, है ना। और इस प्रत्यर्पण संधि के तहत हालिया घटना देखें तो 26/11 के आरोपी जो है तहबूर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया था, और इसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत अनमोल बिश्नोई को भी लाया गया है। 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने नए सड़कों की मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए 874, ऑप्शन बी 774, ऑप्शन सी 900 या ऑप्शन डी 700। सही आंसर होगा इसका 774। ये मार्क गलत लग गया है। सही आंसर इसका 774 नई सड़कों को जो है मंजूरी मिली है। 774 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। अब ये जो मंजूरी है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिया है, लेकिन देना किसको चाहिए था? सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने नहीं दिया है। वो हाईवे वगैरह, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का काम वो देखते हैं, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ग्राम सड़क योजना के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, और जिसके मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान है ना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री PMGSY, इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण आबादी के लिए 12 सड़कों का जो है निर्माण करना, और निर्माण करने के लिए जो है उसके लिए एक मानक और त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, है ना। ग्रामीण सड़क ही इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके लिए पात्रता कौन कौन रखते हैं, कितने आबादी वाले रखते हैं, ये जान लेते हैं, है ना। मैदानी क्षेत्र है तो 500 की आबादी के लिए जो है 500 आबादी वाले एलिजिबल हैं। दुर्गम क्षेत्रों में 250 आबादी वाले 250 आबादी वाले जो है ग्राम को किसी भी गांव को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, है ना। इसमें जो सड़क है उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाना रहता है। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण चल रहा है वर्तमान में, है ना। और ये जो इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो विशेष तौर पर आदिवासी
आकांक्षी जिले, रेगिस्तान क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों पर ही लागू होगा, है ना। और इनके लिए जो है आबादी 100 प्लस भी रहेगी आबादी, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा और एक सड़क का निर्माण होगा जो मुख्य सड़क से जाकर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से जाकर जोड़ेगी। अब इसमें वित्त पोषण कितना कितना रहेगा ये देख लेते हैं। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% जो है राज्य सरकार देगी इसका वित्त पोषण। ये सामान्य मैदानी क्षेत्रों के लिए हो गया, है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मामले में 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। नॉर्थ ईस्ट के मामले में विशेष प्रावधान, है ना। इसके तहत एक और ये है कि पंचायत यदि कोई पंचायत चाहे, जिसको लगता है कि एक रोड होना चाहिए मेरे गांव में, सरपंच चाहता है, तो एक प्रस्ताव पास करेगा। प्रस्ताव पास करने के बाद फंड के लिए जो है उसको 50% राशि अपने पंचायत की ओर से लगानी होगी और 50% राशि राज्य की ओर से दिया जाएगा। और ये योजना क्या कहलाती है? मेरा गांव मेरी सड़क पहल। ठीक है, मेरा गांव मेरी सड़क पहल ये है। अब इसमें मंत्रालय हमने बात कर लिया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और इसका निर्माण जो है, एक चीज़ और जान लेते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार होता है। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार इन सड़कों का निर्माण जो है होता है। भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। अगला सवाल जान लेते हैं। 6वां सवाल का है, इसरो ने किस इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है? ऑप्शन ए CE-10 विकास इंजन, ऑप्शन बी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन सी PS-4 इंजन, या ऑप्शन डी SCE-200 LVM-3 इंजन। इसका सही जवाब होगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। और ये इंजन किस में यूज किया जाएगा? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मिशन मार्क 3, इस पर जो है ये इंजन क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। अब बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट क्या है ये देख लेते हैं। इसमें जो रॉकेट का इंजन है स्वयं से चालू होकर धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता तक जो है पहुंच जाता है, बिना किसी बाहरी उपकरण या मदद लिए। रॉकेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए कोई भी बाहरी ऊर्जा या सहायता नहीं देनी पड़ती, अर्थात बिना किसी बाहरी सहायता के जो यह स्वयं से स्टार्ट हो जाता है, स्वयं से स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? यदि इस पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट हमने कर लिया तो एक स्टेज जो यहाँ से भेजने के लिए लगा, तो यहाँ तो हम स्टार्ट किसी भी ढंग से कर देंगे, लेकिन यदि अंतरिक्ष में पहुँच गया तो वहाँ स्टार्ट करने के लिए हमको साधन नहीं है हमारे पास वहाँ से। तो ये इस पर यदि सफलता पा लिया जाए तो अंतरिक्ष पर रॉकेट को वापस पृथ्वी बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बार फिर स्टार्ट होगा और उसको वापस पृथ्वी आने में जो है ये मदद करेगा बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट, है ना। अब क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जान लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो है सबसे किफ़ायती इंजन माना जाता है, क्योंकि ये जो है कम जगह में संपीड़ित होकर आ जाता है। इसका वजन भी उसके मुकाबले, नॉर्मल जो है ईंधन के मुकाबले ये कम कहना चाहिए, लिक्विड ईंधन कम में अच्छा काम करके देता है ना। क्रायोजेनिक इंजन किस पर काम करता है? एक तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और ये बहुत ही कम तापमान पर स्टोर रहता है,
-250 डिग्री से -200 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ये जो इंजन है 1991 में भारत रूस समझौता के तहत तकनीकी सहित रूस ने भारत को देने का जो है निर्णय लिया था। तकनीकी सहित इसका टेक्नोलॉजी भी साथ में देंगे करके निर्णय हुआ था, लेकिन अमेरिका के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत विरोध करने के कारण रूस ने देने से मना कर दिया, रसिया ने इसे देने से मना कर दिया। अब रसिया ने देने से तकनीकी देने से तो मना कर दिया, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जो है रसिया ने भारत को दिया, है ना। इंजन दिया, फिर इसका जो मैकेनिज़्म है, इसको हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोज की और अभी वर्तमान में स्वदेशी रूप से इंडिजिनियसली विकसित किया जा रहा है क्रायोजेनिक इंजन। और अभी वर्तमान में रसिया हमको टेक्नोलॉजी वगैरह भी दे रहा है और दूसरे क्या बोलना चाहिए, लड़ाकू विमान के लिए, जैसे सुखोई 30 वगैरह के लिए, है ना। तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसके तहत जो है कि टेक्नोलॉजी का कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा इसको बताया गया है MTCR में। अगला क्वेश्चन जानते हैं, हाल ही में रूस ने भारत को कौन से विमान देने के साथ तकनीकी हस्तांतरण की घोषणा की है? ऑप्शन ए चौथी पीढ़ी के सुखोई 30, ऑप्शन बी छठी पीढ़ी के MiG-41, ऑप्शन सी पाँचवीं पीढ़ी के सुखोई 57 या ऑप्शन डी पाँचवीं पीढ़ी के MiG-41। सही जवाब होगा पाँचवीं पीढ़ी के सुखोई 57 Su-57, जिसको शॉर्ट में कहते हैं फिफ्थ जेनरेशन का। इसके बारे में जान लेते हैं सुखोई 57 के बारे में। ये जो है अमेरिका के F-35 के समकक्ष है। F-35 इसका तोड़ कह सकते हैं F-35 का, है ना। और इसमें स्टील्थ डिजाइन आती है। स्टील्थ डिजाइन क्या है कि इसके बाहरी आवरण पर एक स्टील्थ की परत होगी, और ये जो परत है कोई भी रडार जब आएगा, है ना, तो रडार का सिग्नल इसको पार कर जाएगा। मतलब रडार को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी एक बड़ी वस्तु है या कौन सी विमान जो है अभी आसमान में उड़ रही है, कौन से लड़ाकू विमान हमारे एयरफील्ड में जो है प्रवेश कर चुकी है, इसके बारे में कोई भी रडार पता नहीं कर पाएगा। अर्थात ये अदृश्य हो जाता है रडार में, है ना। तो ये कहलाता है स्टील्थ डिजाइन। अब स्टील्थ डिजाइन के साथ साथ क्या है कि ये तो पूरा ये विमान में ही रहेगा, लेकिन इसके जो हथियार लोड करने की जगह है वहाँ पर क्या है स्टील्थ डिजाइन नहीं होती कई सारे लड़ाकू विमान में। लेकिन इसमें जो है जहाँ पर हथियार रहते हैं उसमें भी स्टील्थ डिजाइन का जो है प्रयोग, स्टील का उपयोग किया गया है। तो हथियार भी नहीं दिख पाएंगे कि वो जगह भी नहीं दिख पाएगी कि कोई सी एक वस्तु जो है हथियार लेके जा रही है, कोई सी एक लड़ाकू विमान हथियार लेके जा रहा है। इसका भी अनुमान रडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है नहीं पता नहीं कर पाएगा, है ना। अब ये जो मिसाइल है एडवांस AESA रडार पर काम करती है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार, विशेष तौर का जो है रडार का इन्हेंस्ड वर्जन है, इस पर काम करती है। इसके अलावा इसमें सुपर क्रूज की क्षमता है, मतलब स्टार्ट कर दिए तो अपने आप चल रहा है, ऑटो पायलट टाइप का कुछ होता है। और इसमें जो है कि स्टील्थ मोड में हथियार को भी अंदर रख सकता है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस सवाल के साथ जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे आयातकों और निर्यात लिंक्ड आयातों के लिए इस्पात आयात पंजीकरण को सरल बनाने हेतु सरल सिम्स की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? ऑप्शन ए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सी MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सरल सिम्स, सरल का मतलब तो सरल ही है, मतलब इजी, और सिम्स का मतलब है SIMS, स्टील इंपोर्ट
मॉनिटरिंग सिस्टम, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो सरल सिम्स है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक आसान और डिजिटल पंजीकरण तंत्र है, जिसके माध्यम से एमएसएमई आयातकों को स्टील के आयात के लिए 1 वर्ष के लिए मान्य एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अर्थात 1 वर्ष के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा, है ना। ये हो गया सरल सिम्स। इस्पात की बात जहाँ पर आई तो हम भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1955 में भारत और रूस की सहायता से हुई थी। भारत और रूस की सहायता से हुई थी। मैत्री गार्डन इसी का दोनों के बीच दोस्ताना का प्रतीक है। और बीएसपी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मुख्य इकाई है और ये मुख्यतः रेल बनाने का काम करती है। रेल बनाने का काम जो है करती है। पृथ्वी के 7 चक्कर के बराबर अभी तक जो है रेल भिलाई स्टील प्लांट द्वारा बनाया जा चुका है। और इस्पात मंत्रालय, इसके वर्तमान मंत्री जो हैं HD कुमार स्वामी जी हैं। ठीक है, 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमारा शौचालय हमारा भविष्य नामक राष्ट्रव्यापी अभियान किस दिवस पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए विश्व शौचालय दिवस 2025, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, ऑप्शन सी विश्व जल दिवस 2025 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2025। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए विश्व शौचालय दिवस 2025। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को है, जो मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 2025 की थीम क्या रही? सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड इस बार की थीम रही। शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत 2013 से की गई। उद्देश्य क्या है इसका? SDG 6 के तहत 2030 तक स्वच्छता और जल हेतु कार्यवाही करना। स्वच्छता और जल हेतु कार्यवाही करना, है ना। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और SDG कितने हैं? SDG हैं 17 में से ये एक है, 6वें नंबर का है। इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा। अब इसके तहत जो है एक विशेष टर्म है शौचालय की बात जहाँ पर आई, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें जो है भारत 2019 से खुले में शौच मुक्त है ODF, और अभी वर्तमान में ODF प्लस की ओर अग्रसर है ना। अब जब भारत की बात आई तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ 2017 से ODF खुले में शौच मुक्त है और अभी वर्तमान में ODF प्लस की ओर अग्रसर है। इसमें पंचायतों को भी ODF और ODF प्लस की रैंकिंग जो है दी जाती है। ये जो स्कीम, ये जो क्या बोलना चाहिए कि विश्व शौचालय दिवस के अंतर्गत ODF के जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, इसके शहरी और ग्रामीण दो अलग अलग हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत 2 का दूसरा चरण वर्तमान में चल रहा है और जिसमें ओपन डेफिकेशन फ्री जो है एक विशेष पहल है। किसके द्वारा पहल ये चलाई जा रही है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है ये पहल चलाई जा रही है। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। और अन्य पहल इस कड़ी में देखें तो सुलभ इंटरनेशनल एक अच्छी पहल है। सुलभ इंटरनेशनल जो किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा सुलभ इंटरनेशनल
बिंदेश्वर पाठक जी पद्म विभूषण प्राप्त करते हैं। और सुलभ में क्या होता है, पे एंड यूज़ का जो है कॉन्सेप्ट होता है कि भुगतान करिए और ये जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बाथरूम के लिए। इसके अलावा एक और पहल आप लोग जान सकते हैं, लुटेल कैफ़े। ये IoT थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत जो है आधारित कैफ़े है, जिसमें शौचालय का उपयोग करने के बाद जो है वहीं पर जो कैफ़े रहता है उसमें खाने पीने की चीज़ों पर छूट दी जाती है। ठीक है, इतनी सारे तथ्य आप लोगों ने संबंधित सवाल से जान लिया। आइए आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में युवा AI फॉर ऑल नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए जानते हैं इसके बारे में। युवा AI फॉर ऑल जो है इंडिया AI मिशन के तहत जो है लॉन्च की गई है। अब इसमें क्या है, इसमें 4.5 घंटे की है निःशुल्क पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध है। किसके लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध है? किसके लिए? युवाओं के लिए। कहाँ उपलब्ध है? कहाँ उपलब्ध है? फ्यूचर स्किल पोर्टल पर उपलब्ध है, IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर ये उपलब्ध है ना, इन दोनों जगहों पर उपलब्ध है। अब इंडिया AI मिशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इंडिया AI मिशन जो है मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेस्कॉम की एक पहल है। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है ना। नेस्कॉम का मतलब ये है। दोनों का संयुक्त पहल क्या है? इंडिया AI के तहत क्या लॉन्च किया गया है? युवा AI फॉर ऑल। और वर्तमान में मेटी के जो मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो श्री अश्वनी वैष्णव जो है, अश्वनी वैष्णव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवाल के साथ। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।